हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे न्यू वीडियो में। तो आज के इस व्लॉग में हम देखने वाले हैं बेनामी संपत्ति कानून के बारे में, यानी कि बेनामी प्रॉपर्टी लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हम देखते हैं कि हर इंसान के लाइफ में प्रॉपर्टी का चाहे फिर वो मूवेबल हो या इमूवेबल, यानी कि चल हो या फिर अचल संपत्ति हो, उसका काफ़ी महत्व होता है। क्योंकि ये ना केवल एक लाइफ स्पेन में या फिर हम कहें कि जीवन यापन में काम आती है, बल्कि समाज में, सोसाइटी में से गुडविल भी इसी से मिलती है। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, नॉर्मल सी बात है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी सोसाइटी में। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने नाम से प्रॉपर्टी ना लेकर अपनी वाइफ के या अपने बच्चे या अपने रिश्तेदारे या किसी भी दूर के रिलेटिव्स के नाम से प्रॉपर्टी लेना भी एक काफ़ी आम बात है। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी दूसरे के नाम से ली जाती है तो उसके पीछे क्या कानूनी रिजल्ट हो सकते हैं, कानूनी परिणाम हो सकते हैं, और इसके बारे में लोगों में काफ़ी कम जागरूकता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसी टॉपिक के रिगार्डिंग, उससे संबंधित कुछ कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेनामी संपत्ति क्या है। तो बेनामी संपत्ति वह प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई है और किंतु नाम किसी और के है, यानी कि कीमत किसी और ने चुकाई है और किसी और के नाम पे वो प्रॉपर्टी ली गई है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, यानी कि वाइफ, बच्चों के नाम पे या किसी रिश्तेदारों के नाम पे भी खरीदी गई होती है, और अक्सर जिसके नाम पर ये प्रॉपर्टी खरीदी गई होती है उसको हम बेनामदार कहते हैं। और जनरली इस केस में होता क्या है कि बेनामी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर हो सकता है, यानी कि जो बेनामी है संपत्ति है, ये चल या फिर अचल संपत्ति या फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो सकती है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति या कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से अगर शेयर भी खरीदता है, यानी कि प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर कोई शेयर भी खरीदता है एक बंदा किसी दूसरे के नाम पर, तो उसे भी बेनामी प्रॉपर्टी कहा जाएगा, बेनामी संपत्ति कहा जाएगा। और इसके अलावा दूसरे के नाम से बैंक खाते में फिक्स डिपॉजिट करवाना भी बेनामी संपत्ति माना जाता है। तो इसके रिगार्डिंग क्या कानून है वो आगे हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में अगस्त 2016 में बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट पास किया गया था, और इसके इफेक्ट में आने के बाद जो कि करंट बेनामी ट्रांसैक्शन एक्ट 1988 का नाम बदलकर बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांसैक्शन प्रिवेंशन एक्ट 2016 कर दिया गया था। और ये जो अमेंडेड लॉ था, यानी कि संशोधित कानून था, ये 1 नवंबर 2016 से लागू हो गया था, बेनामी संपत्ति वाला, जो कि इसको अमेंडेड करके बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांसैक्शन प्रिवेंशन एक्ट 2016 का नाम दिया गया था। तो अब आगे हम देखते हैं कि इसमें सजा का और जुर्माने का क्या प्रोविज़न है, दिया गया है, क्या प्रावधान है। तो नए कानून के अंतर्गत जो भी बेनामी ट्रांसैक्शन करने वालों को 1 से 7 साल तक की जेल या फिर उस प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है उस पर 1/4 जुर्माने का प्रोविज़न है। और अगर कोई भी बेनामी संपत्ति की अगर गलत सूचना देता है तो उस प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य, यानी कि मार्केट वैल्यू का 10% तक जुर्माना और 6 महीने से 5 साल तक की जेल का प्रोविज़न दिया गया है। सेकंड, जो कि अमेंडेड लॉ था, उसमें बेनामी संपत्तियों को जब्त करने और उन्हें सील करने का भी अधिकार दिया गया है। अब हम देखते हैं कि किसे बेनामी संपत्ति नहीं माना जाता, यानी कि किसको को हम प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। तो अगर किसी ने भी अपनी वाइफ या बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है और उसके लिए जो पेमेंट किया है, यानी कि भुगतान किया है, उसके जो सोर्सेस हैं कि किन सोर्सेस से वो प्रॉपर्टी ली गई है, तो उसको हम बेनामी संपत्ति नहीं कहेंगे, यानी कि उसकी जो कैटेगरी है बेनामी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अगर किसी भी नॉन सोर्सेस के पेमेंट करके कोई भी प्रॉपर्टी ली गई है, चाहे फिर अपनी वाइफ के नाम पे हो या चिल्ड्रन के नाम से, तो उसको बेनामी संपत्ति नहीं कहा जाएगा। सेकंड, अगर कोई भी भाई बहन या फिर कुछ अन्य सगे संबंधियों के साथ अगर किसी प्रॉपर्टी के साथ कोई साझा मालिकाना हक है, यानी कि इक्वल प्रोपोर्शन शेयर की मिलकर अगर कोई प्रॉपर्टी ली हुई है जिसके लिए जो भी पेमेंट की है वो भी नॉन सोर्सेज से की गई है, तो उसे भी बेनामी संपत्ति नहीं माना जाएगा। यानी कि आपने कभी भी अगर आपने सगे संबंधियों रिलेटिव्स में कोई प्रॉपर्टी परचेस की है साथ में मिलकर, और उसका पेमेंट किया गया है कि नॉन सोर्सेज से या अकाउंट के थ्रू, चेक के थ्रू, मतलब जिनका सोर्सेज पता हो कि वो इनकम कहाँ से आई थी और कहाँ से आपने उसको स्पेंड किया है, तो उसको बेनामी संपत्ति नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि अगर आप अपनी वाइफ, या इसमें पर्सनल सजेशंस है कि अगर आप अपनी वाइफ या बच्चों के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसको आप या तो पेमेंट करें चेक के थ्रू या बैंक ट्रांसफ़र या किसी अन्य जो भी सॉलिड मोड हो उससे खरीदें, कि जिनका सबूत आप अपनी कमाई में दिखा सकें। क्योंकि ऐसी ट्रांजैक्शन को अपनी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में भी जरूर दिखाएं।
और साथ ही साथ ऐसा करने से होगा क्या कि जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी के दायरे से बाहर रखी जाती है। अब प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ केसेस बेनामी ट्रांजैक्शन की वजह से काफ़ी पेचीदा यानी कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, क्योंकि नए एक्ट की सेक्शन 4 का साफ साफ कहना है कि बेनामी संपत्ति को क्लेम करने के लिए उस व्यक्ति पर कोई केस या क्लेम नहीं किया जा सकता जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है। और ये सेक्शन ये भी साफ कहती है कि किसी भी प्रॉपर्टी के रिलेटिव में किसी केस या क्लेम में उस व्यक्ति के खिलाफ कोई डिफेंस भी नहीं लिया जा सकता है जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है। तो ऐसे मामलों में होगा क्या कि जो बेनामी कानून को समझ रखने वाले जो एडवोकेट हैं, प्रॉपरली उसमें डील करते हैं, उससे आप प्रॉपरली लीगल एडवाइस जरूर लें, वरना बाद में क्या है कि कोर्ट में हार का मुंह देखना पड़ सकता है। तो वही क्या है कि मेन इसका कंक्लूजन ये है कि कभी भी आपको प्रॉपर्टी किसी दूसरे नाम से लेनी हो तो, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि किन स्टेट्स में ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हिमाचल का ही ले लें कि वहाँ के बाहर के आउटसाइडर्स जो हैं वो प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकते। तो इस केसेस में होता क्या है कि जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके नाम पे प्रॉपर्टी परचेस कर ली जाती है और बाद में उसको ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके कर लिया जाता है। लेकिन इस केसेस में भी अगर हम कहें कि अगर नॉन के पर्सन हो या सगे संबंधी आपस में रिलेशन हो, रिलेटिव्स, तब तो चलो ठीक है कि एक तरह से मान लिया जाता है कि, और उनका जो सोर्सेज हो पेमेंट का वो नॉन सोर्सेज हो, तो वो कहीं ना कहीं बेनामी संपत्ति से बाहर रखी जा सकती है। लेकिन फिर भी उस कैटेगरी में अगर आ गई अगर बेनामी में, तो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी कही गई है उनको काफ़ी लीगल कंसिक्वेंसेस यानी कि झेलने पड़ सकते हैं। तो वही है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी अपने नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी लेने से पहले जरूर ध्यान दीजिएगा, क्यों, ताकि आपको कोई भी प्रॉपर्टी या फिर शेयर है वो बेनामी एक्ट से बाहर रखा जाए। तो ये तो था हमारा आज का व्लॉग बेनामी संपत्ति कानून के बारे में कि कौन सी प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है, कौन सी नहीं है, कौन सा एक्ट गवर्न करता है और क्या प्रोविजन दिया गया है सजा के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना जरूर कीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ भी टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग और मिलते हैं जल्दी एक